हेलो माय डियर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज लोग जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है कोड ऑफ एथिक्स फॉर साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट मीन्स आप अच्छे से जानते हैं एक मेंटली इल पर्सन को ट्रीट करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो पर्सन मेंटली इल होता है, भले ही वो मेंटल रिटार्डेड हो, सिजोफ्रेनिक हो, मैनिक हो, डिप्रेसिव हो, किसी भी डिजीज़ से सफ़र्ड हो, उसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करता है उसे क्या कहते हैं अपन? साइकियाट्रिस्ट। बट आज जो टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स फॉर साइकियाट्रिस्ट। मीन्स किस कोड ऑफ एथिक्स के बेस पर या किन कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए एक साइकियाट्रिस्ट को वर्क करना चाहिए, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। द इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी हैज़ रिकमेंडेड ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर साइकियाट्रिस्ट विच इज़ समराइज्ड हियर। यहाँ आज आपका जो टॉपिक है इसमें क्या है? इसमें इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, कौन सी वाली? इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने क्या किया? इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक कोड ऑफ एथिक्स दिया। मतलब इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पे कुछ रिकमेंडेशन दी, जिन रिकमेंडेशंस के बेस पर ही क्या है, एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को वर्कआउट करना होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही क्या है, मेंटली इल पर्सन को एक साइकियाट्रिस्ट ट्रीट कर सकता है। उन चीज़ों के बारे में अपन आज यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक साइकियाट्रिस्ट ध्यान में रखते हुए वर्क करता है? फर्स्ट वन है, ए साइकियाट्रिस्ट हैज़ ए क्लियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन क्या है? साइकियाट्रिस्ट हैज़ ए क्लियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो मेंटली इल पर्सन होता है, जो भी मेंटली इल पर्सन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? वो सोसाइटी से आइसोलेट रहता है और सोसाइटी वाले उससे बात करना कम पसंद करते हैं, उसके बिहेवियर को अच्छा नहीं मानते, उससे क्या होता है, उससे कम्युनिकेट करना या टर्म्स रखना वो गलत मानते हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है वो साइकियाट्रिस्ट के बारे में क्या है कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की, ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कोड ऑफ एथिक्स पर वो काम करता है। क्या प्रिंसिपल है? ए साइकियाट्रिस्ट हैज़ ए क्लियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्लियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक साइकियाट्रिस्ट की एक पेशेंट के लिए। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट प्रिंसिपल की बात। ठीक है, सेकेंड वन बात करते हैं। साइकियाट्रिस्ट मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंश्योर कंटिन्यूइंग सेल्फ एजुकेशन। दैट मीन्स कि जब एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अपने मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है तो वो एक हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनल्स रखता है। मतलब अपने केयर में कभी भी वो मालएब्सॉर्प्टी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेंटली इल पर्सन है तो वो एजुकेटिव नहीं है या फिर उसको अपनी हेल्थ के बारे में या अपनी मेंटली हेल्थ के बारे में पता नहीं है तो आप उसको कैसी भी केयर प्रोवाइड करवा सको। सेकेंड प्रिंसिपल यही कहता है कि उसको अपना हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्या होता है, वो उसको कंफर्म करना होता है और कंटिन्यू उसको क्या देना होता है, सेल्फ एजुकेशन देना होता है। अपनी सेल्फ एजुकेशन के बेस पे उसको रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन, ए साइकियाट्रिस्ट मस्ट मेंटेन ए हाई मोरल स्टैंडर्ड। एक साइकियाट्रिस्ट क्या है? एक साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के साथ क्या रखेगा, अपना मोरल स्टैंडर्ड जो रखेगा वो क्या रखेगा, हाई रखेगा। ठीक है, अपने मोरल डेवलपमेंट को, अपने मोरल स्टैंडर्ड को क्या होगा, कभी भी एक साइकियाट्रिक डॉक्टर अपने पेशेंट के सामने क्या होगा, गिरने नहीं देगा। तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो क्या रखेगा, उसका थर्ड प्रिंसिपल है कि वो अपने हाई मोरल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन्ड। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं वो जब भी सोसाइटी में जाते हैं
लोगों से मिलते हैं, तो जो भी मेंटली इल पर्सन होता है उसके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे हुई और उसकी क्या कंडीशन है, वो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, इस चीज़ों के बारे में क्या है, इन चीज़ों के बारे में वो सोसाइटी में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। मीन्स किसी से डिस्कस नहीं करते हैं एक तरीके से कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उनकी जो पेशेंट्स हैं, जो भी मेंटली इल पेशेंट हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको आपको क्या रखना है, आपको उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स का वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन्ड। जो भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। इवन अगर वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल हो जाता है, सोसाइटी में वर्कआउट करने लगता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में जाकर भी उसके प्रीवियस जो पहले जो पास्ट था उस पास्ट की डिजीज़ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, पेशेंट वेलफेयर is of paramount concern to a psychiatrist. It includes not to treat cases which are not in his domain, terminating treatment when cannot help the patient, and treating with the best of the ability. जो साइकेट्रिस्ट पेशेंट हैं उसके अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का तो उसके ट्रीटमेंट का और उसके रिकॉर्ड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी का तो उसको ध्यान रखना ही होता है। इसके अलावा जो भी साइकेट्रिस्ट है, जो भी केस को ट्रीट करता है, उसका फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना अच्छा एबिलिटी से उसको ट्रीट कर सकता है वो उतना एबिलिटी से ट्रीट करे, और उसके अलावा अगर ये ट्रीटमेंट उसके द्वारा पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि आपको ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन का पता चल गया लेकिन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते, या ऐसे पेशेंट का आपने पहले ट्रीटमेंट नहीं किया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हो, आप उसको टर्मिनेट कर दो और कहीं बेटर जहाँ उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके वहाँ कर लो, लेकिन अपने अपनी बेस्ट ट्रीटिंग प्रोसेस है उसको फॉलो अप करते हुए। दैट मीन्स कि पहले आप ये देख लीजिए पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से पॉसिबल है, और आपको लगता है कि आप उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो अकॉर्डिंग टू टर्मिनेटिंग प्रोसेस, मतलब आपको नेक्स्ट डॉक्टर को क्या करना है, उस पेशेंट के बाद में उस दूसरे के लिए आप दे सकते हो कि आपकी केयर यहाँ पॉसिबल नहीं है, और आप उसको क्या कर सकते हो, हायर सेंटर्स पे या मच बेटर डॉक्टर्स के पास उसे क्या कर सकते हो, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। ये तो हुई फिफ्थ प्रिंसिपल्स की बात, जिसके बेस पर क्या करते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वर्कआउट करते हैं, या कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं साइकेट्रिस्ट के ये 5 होते हैं। फर्स्ट वन आपको बताया कि साइकेट्रिस्ट की ये जो है ये क्लियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, क्लियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड वन क्या बताया, साइकेट्रिस्ट मस्ट मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन, मीन्स अपने जो प्रोफेशन है उसका हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, उसको हाई स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करवाता है और सेल्फ एजुकेशन को क्या करता है, कंटिन्यू रखता है। थर्ड वन, मेंटेन हाई मोरल स्टैंडर्ड, जो साइकेट्रिस्ट है वो अपने मोरल को क्या करेगा, हाई स्टैंडर्ड मोरल रखेगा, मतलब साइकेट्रिस्ट हाई मोरल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। फोर्थ वन जो है वो है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी क्या है उसको वो मेंटेन करेगा। और लास्ट वन जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, पेशेंट वेलफेयर इज ऑफ पैरामाउंट कंसर्न टू ए साइकेट्रिस्ट, मीन्स उसको जो भी आपका पेशेंट है उसकी आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओ, अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो क्या होगा, उसे टर्मिनेटिंग करके ट्रीटमेंट को, और आप उसको पेशेंट को अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो उसको दूसरी सेंटर पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये हुई फिफ्थ प्रिंसिपल्स की बात। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। फर्स्ट वन, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, जब भी आप कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करते हो तो आपकी रिकमेंडेशंस क्या क्या रहती हैं, क्या क्या नीड रहती है एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो क्या क्या हैं। ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विथ पेशेंट कंसेंट, एवरी पर्सन हु इज़ ए मेजर and does not appear to have lost ability of reason is capable of consent। जो आपका पहला रिकमेंडेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कंसेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विथ पेशेंट कंसेंट, एवरी पर्सन हु इज ए मेजर एंड डज नॉट appear to have a lost ability of reason is capable of consent। मीन्स जो भी है
पेशेंट है, पर्सन है जिसको आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको आप क्या करें, एवरी पर्सन को कंसेंट के बेस पर ही क्या है, आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएं। दैट मीन्स कि आपको पहले उससे कंसेंट लेना है, आपको प्रॉब्लम ये है, आपका ये ट्रीटमेंट है, आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसका ये इंडिकेशंस हैं, इनके ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को अबाउट द प्रोसीजर आप सारी बातें उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आपकी फर्स्ट जो है वो रिकमेंडेशन को कंप्लीट करें। कंटिन्यू देखिए इसी पॉइंट को। इफ़ द पेशेंट कैन नॉट गिव कंसेंट ड्यू टू मेंटल इलनेस, consent should be taken from a person close to the patient who appear to be clearly interested in patient welfare. That means कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आप पेशेंट का कंसेंट नहीं ले सकते, लाइक पेशेंट की मेंटल एबिलिटी जो है या मेंटल कंडीशन है वो इतनी हेल्दी नहीं है कि वो कंसेंट भी दे सके, बहुत ज़्यादा मेंटली क्या है वो एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में जो भी पर्सन है उस पेशेंट का क्लोजेस्ट मीन्स लाइक एज फैमिली मेम्बर या रिलेटिव जो भी है, उससे आप क्या करो, उस पेशेंट को आप उसको क्लियरली जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके बारे में और उसकी कंसेंट के बारे में बता दीजिए और उससे आप कंसेंट ले सकते हैं, ठीक है। और हु अपियर टू बी क्लियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट वेलफेयर, और जो कि पेशेंट में क्लियरली क्या है उसके वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, वैसा पर्सन भी वो होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू देखिए इसी में। हाउएवर treatment can be given without consent in an emergency situation involving immediate threat to the life or health of patient or others. इसके अलावा ये तो दो सिचुएशंस हो गई जब आपको कंसेंट लेने की कंडीशंस में। थर्ड वन, अगर ऐसा है कि ना तो पर्सन या मेंटली इल पर्सन खुद कंसेंट दे सकता है, ना उनके रिलेटिव्स या नियरेस्ट या कोई ऐसा है जो वेलफेयर के अकॉर्डिंग क्लोजेस्ट में आता है, तो उसमें क्या है, उसमें भी आपको विदाउट कंसेंट भी क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में भी ट्रीटमेंट आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो, बट उसमें क्या है, उसमें इमीडिएट उसको क्या है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई हार्म के चांसेस रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हुई रिकमेंडेशन में फर्स्ट रिकमेंडेशन की बात पेशेंट के बारे में। सेकेंड वन अब इसी में कंटिन्यू देखिए। फॉर रिसर्च पर्पज अकॉर्डिंग टू कंसेंट रिलेटेड आपको तीनों कंडीशन पता हो गई, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च पर्पज अगर आपको कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट के अलावा साइकियाट्रिस्ट को क्या होता है, अगर मेंटली वाले पेशेंट को अगर कंसेंट की कंडीशन किस में हो, अगर रिसर्च पर्पज से लेना हो, जब भी अगर आपको कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें मेंटली इल पर्सन को एज ए सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो, सैंपल से मीन्स है कि जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करते हो तो रिसर्च स्टडी में क्या होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जैसे कि अगर आपकी रिसर्च जो है वो है अबाउट द एपिलेप्सी या फिर अबाउट द सिजोफ्रेनिक पेशेंट, तो सिजोफ्रेनिक पेशेंट में अगर आप उन पेशेंट्स को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ में ले रहे हो एज ए सैंपल, एज ए पार्टिसिपेंट्स, तो आपको क्या करना है, उसको भी आपको क्या करना होता है, कंसेंट लेना होता है। तो उस कंडीशन में कंसेंट कैसे लिया जाता है, फॉर रिसर्च पर्पज कंसेंट शुड बी एंटायरली वॉलेंट्री। वो क्या होता है, जो रिसर्च पर्पज़ है उस रिसर्च पर्पज़ से क्या होता है, वो वॉलेंट्री ही आपको क्या होता है, कंसेंट लेना है। और द पेशेंट कैन विड्रॉ कंसेंट एट एनी स्पेस विदाउट दिस अफेक्टिंग पेशेंट्स इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जब आपको रिसर्च पर्पज़ से आपको पेशेंट का कंसेंट लेना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है विदाउट एनी सर्कमस्टांसेस, विदाउट एनी कंडीशन क्या है, वो अपने पेशेंट जो है वो किसी इंटरेस्ट के भी बिना किसी इंटरेस्ट के वो किसी भी आउटसाइड क्या हो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, उस रिसर्च से विड्रॉ हो सकता है। ये चीज़ आपको कंसेंट में फर्स्ट रिकमेंडेशन में मेनली ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड वन देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी फॉर पेशेंट्स वेलफेयर कीपिंग इन व्यू द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्टेंट्स एंड सोशल अप्रोप्रिएटनेस।
सेकेंड वन रिकमेंडेशन क्या है, जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन है, जब पेशेंट को, मेंटली इल वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं वो उसके बारे में, लीगल इश्यूज़ के बारे में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उसकी सोशल अप्रोप्रिएटनेस के बारे में ध्यान रखें, सोशली कंडीशंस के बारे में और उसके क्या है, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उनके बारे में, जैसे अबाउट द प्रॉपर्टी, ये इन चीज़ों के बारे में क्या हो, ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो क्या कहती है कि हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी फॉर पेशेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी फॉर पेशेंट वेलफेयर कीपिंग इन व्यू द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्टेंट एंड सोशल अप्रोप्रिएटनेस। क्या है, सोशल अप्रोप्रिएटनेस। नेक्स्ट वन जो आता है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड ओनली ऑन क्लिनिकल कंसिडरेशन फॉर पेशेंट वेलफेयर एंड शुड बी ह्यूमन एंड नेवर प्यूनिटिव। मीन्स जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी पेशेंट को आप एज ए साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ओनली स्टैंडर्ड बेसिस पे होगा, ओनली ऑन क्लिनिकल कंसिडरेशन फॉर पेशेंट्स वेलफेयर एंड नेवर प्यूनिटिव। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उसकी कंडीशंस के बारे में डिसीजन लें या उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में कुछ डिसीजंस लें, ऐसा नहीं है। बस उसको क्या है, आपको स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करवानी है। नो साइकियाट्रिस्ट शुड रिफ्यूज टू ट्रीट इन एन इमरजेंसी। कोई भी साइकियाट्रिक डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, किसी भी मेंटली इल पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीट करने के लिए मना कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ वन देखते हैं, नो गिफ्ट एंड ग्रेटिफिकेशन शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट। जब भी आप पेशेंट के, मेंटली पेशेंट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि आपको किसी भी टाइप का गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन क्या है, आपको पेशेंट से नहीं लेना है ट्रीटमेंट के दौरान। क्यों? क्योंकि उससे पेशेंट्स की जो नीड है, आपको जैसे मान लो उसकी जो भी इच्छाएं हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो माइंड की डिपेंडेंसी है वो आपके ऊपर बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ के लिए आप उसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उसे रिफ्यूज़ करते हो तो वो भी मे बी बहुत ज़्यादा हर्ट हो और वो हो सकता है कि वापस मेंटली इल हो जाए। तो एज ए पेशेंट, एज ए डॉक्टर आपको क्या है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है और उससे किसी भी टाइप का गिफ्ट और ग्रेटिफिकेशन उससे नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेना है, एनी सेक्सुअल एडवांस टूवर्ड एनी पेशेंट इज अनइथिकल। जो सेक्सुअल एडवांस है वो किसी भी पेशेंट के लिए क्या है, वो अनइथिकल रहेगा। क्या रहेगा? वो किसी भी पेशेंट के लिए वो अनइथिकल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं, इन केस ऑफ डाउट अबाउट ट्रीटमेंट प्रोसीजर ए सेकेंड ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड। अगर नेक्स्ट रिकमेंडेशन, अगर किसी भी पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट या प्रोसीजर में क्या है, उसको किसी भी टाइप का डाउट है, तो ये ज़रूरी है कि वो क्या है, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने से पहले क्या है, वो सेकंड रिकमेंडेशन ले ले। मीन्स किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में पास में जाकर अपनी कंडीशंस के बारे में जान ले और कंपेयर कर ले कि फर्स्ट डॉक्टर क्या कह रहा था, सेकंड डॉक्टर भी सेम चीज़ कह रहा है या नहीं कह रहा है। ये चीज़ क्या है, नेसेसरी है। इससे क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बिफोर ट्रीटमेंट मेंटली इल पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज़ अनइथिकल टू फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मतलब ये इथिकल रूल्स में नहीं आता है कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान क्या है, किसी भी टाइप के कॉन्टैक्ट में आप उसे बांधते हो तो वो क्या है, वो एक तरीके से अनइथिकल है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एट्थ रिकमेंडेशन की। एट्थ रिकमेंडेशन क्या करती है, इवन इफ द पेशेंट इज रेफर्ड बाय लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगर पेशेंट जो है रेफर्ड किया जाता है, अगर पेशेंट जो है रेफर्ड किया जाता है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, इवन इफ द पेशेंट इज referred by legal or administrative authority, patient welfare is paramount and patient should be informed of the purpose for which he is to be examined। मतलब अगर पेशेंट जो है वो रेफर्ड किया जाता है
लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा। तो क्या होता है, जो वेलफेयर सोसाइटीज होती है उनको क्या होता है, उसकी कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करना होता है और उसके अलावा क्या है, वो उसको एग्जामिन करता है कि किस पर्पस से उसको एग्जामिन किया जा रहा है। तो किस पर्पस से उसको एग्जामिन किया जा रहा है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड करवानी होती है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वेलफेयर सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, 9th जो रिकमेंडेशंस हैं, द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड शुड नॉट बी एन अनइथिकली एब्रिग्रेड। मीन्स जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है, आपको इस साइकेट्रिक में अपन पढ़ेंगे कि मेंटली रिटार्डेड जो होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो किस किस लेवल के होते हैं, कैसे कैसे उनकी आईक्यू रेंज होती है। तो जो भी ये पेशेंट्स होते हैं, इन सारे पेशेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे और उसमें क्या होता है कि उनके जो भी राइट्स हैं उनको आप क्या है, आप उनको दबा नहीं सकते, आप उनके लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकते और उन्हें अनइथिकली क्या है, एब्राइड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आता है 10th रिकमेंडेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड द सोसाइटी, ड्रग एब्यूजर्स हु रिफ्यूज टू गिव कंसेंट मे बी ट्रीटेड विद द कंसेंट ऑफ देयर रिलेटिव्स। एफर्ट्स हैज़ टू बी मेड टू मोटिवेट देम फॉर एक्सेप्टिंग ट्रीटमेंट वॉलंटरी। दैट मीन्स कि अगर कुछ पर्सन हैं जो क्या हैं, वो पर्सन ड्रग एब्यूज़र्स हैं, तो ड्रग एब्यूज़र्स वाले पर्सन क्या होते हैं, कंसेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, उनके रिलेटिव्स से भी आप क्या कर सकते हो, कंसेंट ले सकते हो। ठीक है, और कंसेंट लेने के अलावा आप उनको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि आप क्या करो, आप इस तरीके से मोटिवेट करो कि वो पर्सन खुद अपने आप में कंसेंट दे सके। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं देता है या उससे पहले भी आप क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटिव से कंसेंट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हुई कोड ऑफ एथिक्स ऑफ साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।